धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती है और इससे निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। हालांकि प्रयास जारी हैं। अभी हाल ही में जब 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 में जो स्कॉटलैंड में COP26 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। दुनिया की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है। विश्व की 17% जनसंख्या हमारे देश में रहती है, उसमें मात्र 5% उत्सर्जन का योगदान है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शिखर सम्मेलन में कहा है कि 1.5% तक लाने का न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को इस लक्ष्य तक आना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा चीन से उत्सर्जन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से भी सबसे नीचे चौथे स्थान पर भारत है। अमेरिका और यूरोपीय संघ, रूस, कनाडा, जापान 1751 से 2017 तक 60% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन जो अभी हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत फार्मूला दिया है, जिसमें 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर 500 गीगावाट करेंगे। दूसरा, 50% ऊर्जा की आवश्यकता नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेंगे। तीसरा, कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। चौथा, अर्थव्यवस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन 45% से नीचे लाएंगे। 2070 तक भारत निवल शून्य का लक्ष्य हासिल करेगा। ये जो पंचामृत फार्मूला माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, ये वाकई में दुनिया के लिए एक नया संदेश है और कोयले के उत्पादन में भी धीरे धीरे का उपयोग, जो कोयले का उपयोग होता है उसको धीरे धीरे कम किया जाए, थर्मल पावरों। और इसीलिए हमारे जब मंत्री जी इंटरव्यू करते हुए कह भी रहे थे, थर्मल पावरों, रिफाइनरियों, सीमेंट उद्योगों, स्टील निर्माताओं सभी को कोयले के वैकल्पिक उपायों पर उपयोग करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन से इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं जो हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कहीं भारी बारिश होती है तो कहीं भूस्खलन होता है, तो कहीं चक्रवात आता है, कहीं भयंकर सूखा पड़ता है, पीने के पानी की कमी होती है, कहीं गंभीर आग लगती है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, बर्फ पिघलते हैं, बादल फटते हैं, विनाशकारी तूफान आते हैं और जैव विविधता में भी इसका बड़ा असर हुआ है। आज अभी अगस्त माह में IPCC की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में पिछले दशक में 125 लाख वर्षों से सबसे ज्यादा गर्म था। इसी तरह से महासागर में 11,000 वर्षों से सबसे ज्यादा गर्म हुआ महासागर। परिणाम स्वरूप सन 1901 से 1971 की तुलना में समुद्र जल स्तर में 3 गुना वृद्धि हुई है। ये क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर देखा जा रहा है। दुनिया में सबसे अच्छी जलवायु हमारे भारत की है, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति का अद्भुत संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। सभी तरह की जलवायु यहाँ है, लेकिन कभी बारिश होगी, कभी नहीं होगी, कभी सूखा पड़ेगा। हम लोग जब अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे तो देखते थे कि बारिश के दिनों में नखत के आधार पर बारिश हुआ करती थी। हथिया एक नखत मुझे याद है कि जब हथिया नखत 15 दिन के लिए जब थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश होती थी, हवा चलता था, तो ज्वार के पेड़ गिरते थे। तो ये मुझे याद है, लेकिन आज अब सब कुछ बंद हो चुका है। अब तो जगह जगह गर्मी पड़ रही है और तूफान आ रहे हैं, वायु इतना प्रदूषित हो चुकी है, बीमारी बढ़ रही है, टिड्डी दल आ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कोरोना में भी इसका कहीं न कहीं असर है। और ये सब सारी चीजें कहीं न कहीं विश्व में जन स्वास्थ्य के ऊपर एक बड़ा प्रतिकूल असर हो रहा है।
WHO ने भी कहा है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन से कुपोषित, मलेरिया, दस्त और गर्मी से सालाना 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें मौत होगी। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। ICAR के अध्ययन के मुताबिक GDP में 16% और रोजगार में 49% का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो चिंता का विषय है। आज कई राज्य जो बाढ़ से प्रभावित है, आसाम है, हमारा उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, कई राज्यों में कभी न कभी कोई ऐसी बाढ़ आती है जिससे भारी इसका नुकसान है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी। अभी जर्मनी और बेल्जियम में इसका बहुत जबरदस्त असर देखा गया था। हमारे देश में सबसे ज्यादा चीन के बाद फलों की खेती होती है। हमारे दलहन में भारत सबसे पहले है। आज गर्मी पड़ने के कारण गेहूं की फसल में काफी असर हुआ इसका। धान जो होती है, उस धान में कंडो जैसी एक बड़ी बीमारी एक नई अचानक पैदा हो गई पिछले 2 सालों से। कई जगह सोयाबीन की फसल में अब अफलन हो गया और ऐसी शिकायतें लगातार किसानों की तरफ से आ रही हैं। हमारे हिमाचल के जो सेव के किसान हैं, वो उनको भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में ओला, मध्य प्रदेश में ओला, राजस्थान में, जो हमारा मध्य भारत का इलाका है, वहां पर भयंकर ओले से फसलों को भारी नुकसान होता आ रहा है लगातार लंबे समय से। वनों में भी इसका जलवायु परिवर्तन का बड़ा व्यापक असर हुआ है और इसमें कहीं न कहीं अधिक निष्कर्षण, कीट प्रकोप, टिड्डी दल, पशुधन चराई और जंगलों में आग, ये सब इनके दुष्परिणाम है। नदियों का लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण कटाव हो रहा है और ये अभी जो नया एक मामला अभी पिछले कुछ समय से चर्चा में रहता है, पराली का। अभी हालांकि माननीय मंत्री जी ने इंटरव्यू करते हुए कहा है कि पराली का एक वैज्ञानिक उपयोग NTPC में और इसमें अपने बायोफ्यूल बनाने में, पशु चारे के रूप में और इसमें जैविक खाद बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब में एक बड़े भूखंड आरक्षित किए गए हैं, जहां पर इसका वैज्ञानिक प्रयोग करके और पराली जो अभी जलाया जाता है उससे उसको बचा करके वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। और बात सही है। मैं इसमें एक सुझाव दूंगा माननीय मंत्री जी को। पहले पशुओं से खेती होती थी, बैलों से, लेकिन अब वो आजकल मशीनीकरण का युग आ गया, इसलिए वो सब बंद हो गया। गहाई हुआ करती थी। हम लोग प्यार के, पराली के बड़े बड़े स्टॉक जमा करते थे और वो जानवरों को खिलाते थे। आज जानवर भी सब छोड़ दिए गए। किसी के घर में अब कोई गोवंश नहीं है, वो सब बाहर है। तो वो किसानों की फसलों को नुकसान कर रहा है। लेकिन उनके सामने समस्या है कि अब उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। गौशालाएं बन रही, लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में, 100 से ज्यादा वहां पर हम गोवंश रख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं खुले में जहां पानी हो तो वहां पर एक खुले अभ्यारण्य बनाए जाए और मनरेगा के माध्यम से ऐसी पराली, ऐसा जब गेहूं आए उसकी फसल का जो डंठल बचता है हार्वेस्टर के बाद, उसकी कटाई करा करके गांव-गांव में अगर हम भूसा और ये पराली का और चारे का बैंक बनाएं और जो हम आवारा पशु हैं उनको अभ्यारण्य के में ले जा करके उनको इस भोजन की व्यवस्था करें, तो एक बड़ा इस समस्या का हल निकल सकता है। हालांकि कई जगह इसका प्रयोग चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पहल होनी चाहिए। मनरेगा के साथ अगर जोड़ देंगे तो इसका बड़ा एक असर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे देश में बड़े मात्रा में लकड़ी काटी जाती जंगलों से, काहे के लिए? खाना पकाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर में आज तक 9 करोड़ घरों में जो LPG का मुफ्त में कनेक्शन दिया। रसोई अब कोयले से, लकड़ी से ना बने, गैस से बने, तो इसमें भी काफी कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी ये जंगलों में सूखी लकड़ी काटे जाने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी चूंकि वन पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं इसका एक वैकल्पिक उपाय खोजा जाए। ऐसे जो श्रमिक हैं जो जंगलों से लकड़ी काट करके और अपनी जीविका चलाते हैं, उन पे कोई उनको चिन्हित करके उनको एक ऐसा कोई वैकल्पिक रोजगार की तरफ ले जाने का काम किया जाए ताकि जंगलों की कटाई को रोका जा सके और
इसमें काफी कुछ पर्यावरण को संतुलन मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का प्रयोग किया, ये जो बहुत सफल था और इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सौर ऊर्जा को भी बहुत बड़ा महत्व मिला है। हमारा जन सरोकार बने पर्यावरण, इस दिशा में जो पहल की जा रही है हमारी सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, ये स्वागत योग्य कदम है। जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है जलवायु परिवर्तन, धरती के रक्षक की भूमिका में है भारत। और COP26 में मोदी जी ने वास्तविक जमीनी पहल की है, यह पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी है। मैं अंत में हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में सब्सिडी दे रहा है। दुनिया के कोई दूसरे देश इतनी बड़ी पहल नहीं कर रहे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एथेनॉल मिश्रण कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, बैटरी निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। धनी देशों का रवैया ठीक नहीं है। मैं अपने इस बातचीत के चलते मैं कहना चाहता हूं कि 2009 में 100 अरब डॉलर की वार्षिक कोष की स्थापना की बात कही गई थी। आज 2020 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और निर्धन देशों को जलवायु के इस परिवर्तन को रोकने के लिए उनको सहायता नहीं मिल पाई। यह भी एक बड़ा कारण है जो इसमें बहुत प्रभावी रूप से देखा जा रहा है। अमेरिका में 252 अरब डॉलर की अकेले शराब में खर्च हो रहा है, अमेरिका में जी। यूरोप में अकेले 210 अरब डॉलर रुपए सिर्फ सिगरेट में खर्च किया जा रहा है। अगर इन देशों में इनको थोड़ा सा टैक्स अगर लगाया जाए और विश्व के अरबपति जो कुल है इस देश में, उसमें 13,000 अरब डॉलर उनकी प्रॉपर्टी है। नो प्लीज। और यदि उन पर 2% टैक्स लगा दिया जाए तो इसमें इस प्रकोप से बचाने के लिए 260 अरब डॉलर रुपए साल का आ सकता है और जिससे ये जलवायु के परिवर्तन में जो उपाय हैं उन उपायों में इस राशि को खर्च किया जा सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे दुनिया में एक ऐसा संदेश जो सफल संदेश है और भारत सचमुच 1.5 के तापमान तक आने के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।